हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यदान द स्नेच नाम की एक कोरियन मूवी को। पर उससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी जॉब की ट्रेनिंग में थोड़ा बिजी था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर एक नई कोरियन मूवी और कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करूँ। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका जो मेल लीड कैरेक्टर होता है वो ड्रग्स डीलर्स को पकड़ता है पुलिस के साथ मिलकर। लेकिन एक दिन हमारे मेल लीड कैरेक्टर को ही कोई ड्रग्स की केस में फंसा देता है। अब हमारा मेल लीड कैरेक्टर कैसे अपने आप को इस केस से बचाता है, ये हम इस मूवी की स्टोरी में देखने वाले हैं। आपको ये मूवी पक्का पसंद आने वाली है, तो इस मूवी को एंड तक जरूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम जायचुल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और पानी पी रहा होता है। हमें पता चलता है कि वो एक ड्रग डीलर है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी वो बहुत ज्यादा हंगामा कर रहा था। पुलिस स्टेशन का चीफ ऑफिसर इस स्टोरी के मेल लीड कैरेक्टर जिसका नाम गांगसू होता है उसको कॉल करता है। फिर हम गांगसू को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन आता है। गांगसू कॉल पर चीफ ऑफिसर से पूछता है तो कौन है हमारा क्लाइंट। चीफ ऑफिसर कहता है क्लाइंट का नाम जायचुल है और ये डोंगलिंग मिलिंग के चेयरमैन का बेटा है। गांगसू कहता है उसके बारे में और कुछ पता है। चीफ ऑफिसर कहता है हाँ, पहले भी ड्रग्स लेने की वजह से अरेस्ट हुआ था, 3 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन हमने इस बार भी इसको ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें उससे निकलवानी है। और तभी गांगसू पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और चीफ ऑफिसर से कहता है अरे तुम चिंता मत करो, इस बार हमें एक वीआईपी क्लाइंट मिला है। फिर गांगसू जायचुल से मिलने के लिए जाता है और उसको पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है, क्योंकि ड्रग्स लेने की वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अरे यार, पानी तो मैं भी बहुत ज़्यादा पीता हूँ। खैर, मेरी गर्लफ्रेंड भी किसी ड्रग्स से कम थोड़ी है। आई एम जस्ट किडिंग गाइस। गांगसू जयचुल से कहता है तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम कोई ड्रग्स डीलर हो, तो फिर तुम बता सकते हो कि तुम ये 500 ग्राम ड्रग्स लेकर कहाँ घूम रहे थे। गांगसू चीफ ऑफिसर से पूछता है कैप्टन, तुम बता सकते हो कि इसको क्या सजा मिलेगी। चीफ ऑफिसर कहता है इसको कम से कम 5 साल की जेल होगी। गांगसू कहता है अरे यार, 5 साल, ये तो बहुत लंबी सजा है। लेकिन ये सुनकर जयचुल चिल्लाने लगता है और कहता है चुप हो जाओ, मुझे खोल दो। लेकिन ये सुनकर गांगसू स्माइल करता है और कहता है ये तो तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम हमें रियल ड्रग्स डीलर के बारे में बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारी सजा को भी माफ करवा देंगे। ये सुनकर जायचुल गांगसू के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक गाड़ी में एक रियल ड्रग्स डीलर को देखते हैं जो कि अपने एक साथी और 2 लड़कियों के साथ गाड़ी में बैठकर ड्रग्स के पैकेट के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि उनको वो ड्रग्स का पैकेट देता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। उस ड्रग डीलर का साथी उस ड्रग्स के पैकेट को देखकर कहता है इसमें पूरा 2 किलो ड्रग्स है। फिर वो डीलर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने ही वाला होता है, तभी उसके आगे रखी गाड़ी बैक होती है जिससे वो दोनों गाड़ियां टकरा जाती हैं। गाड़ी से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर होती है। वो उस ड्रग्स डीलर से माफी मांगती है और कहती है माफ कर दीजिए, मैंने आपको पीछे देखा नहीं था। आप बाहर निकलकर अपनी गाड़ी का नुकसान देख लो, मैं आपको आपके नुकसान के पैसे दे दूंगी। वो डीलर बाहर निकलकर देखने ही वाला होता है, लेकिन उसका साथी उसको रोकता है। उसका साथी इधर उधर देखने लगता है। वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर छुपे हुए थे और उस ड्रग्स डीलर के साथी को इस पर शक होने लगता है। डीलर का साथी डीलर से जल्दी से वहां से निकलने को बोलता है। डीलर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से पुलिस की एक गाड़ी उसको टक्कर मारकर उसको रोक देती है। वहां पर सभी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उस डीलर की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। वहीं थोड़ा दूर बैठकर गांगसू ये सब देख रहा होता है। वो डीलर ऐसे तैसे करके अपनी गाड़ी को वहां से भगाता है। पुलिस वाले भी उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीलर एक शॉप को तोड़ते हुए दूसरी साइड निकल जाता है और वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गांगसू अपनी गाड़ी लेकर उस डीलर की गाड़ी को ठोक देता है। गांगसू फिर से गाड़ी को पीछे लेता है और अपनी गाड़ी को उस डीलर की गाड़ी पर ही चढ़ा देता है ताकि वो फिर से भागने की कोशिश ना कर पाए। और फिर पुलिस वाले उस डीलर और उसके साथ उसके साथी और उन 2 लड़कियों को पकड़ लेते हैं। और फिर गांगसू हमसे बात करते हुए बैकग्राउंड में अपने बारे में बताता है। गांगसू कहता है मेरा नाम गांगसू है और मैं एक यदान हूँ। इसका मतलब होता है वो इंसान जो कि अंडर कवर होकर पुलिस या कानून की मदद करता है ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने में जिनको पुलिस या कानून अकेले नहीं पकड़ सकती, और ऐसे ही लोगों को यदान कहा जाता है।
हम देखते हैं कि जैसा कि गांगसू ने प्रॉमिस किया था, जायचुल को इन्फॉर्मेशन देने के बदले में छोड़ दिया जाता है। पुलिस उन सभी ड्रग्स डीलर के साथियों को पकड़ लेती है और चीफ ऑफिसर और उसकी टीम का फोटो न्यूज़पेपर में छुपता है इस काम के लिए। चीफ ऑफिसर गांगसू को उनकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर गांगसू वहां से जाने लगता है। गांगसू हमसे कहता है, मैं इस देश के सब ड्रग्स केसेस में ड्रग्स डीलर को पकड़ने में पुलिस और लॉ की मदद करता हूँ, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि मेरी ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर स्टोरी 3 साल पहले शिफ्ट होती है। हम गांगसू को देखते हैं जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है और वो एक आदमी को ले जा रहा होता है। वो आदमी गांगसू से पूछता है, तुम कितने साल के हो? गांगसू कहता है, मैं 28 साल का हूँ सर। ये सुनकर वो आदमी गांगसू के पास आता है और उसको लाइफ का ज्ञान देने लगता है। हाँ, मेरे रिश्तेदारों में भी कई ऐसे इंसान हैं जो कि बेमतलब का ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। खैर, उस आदमी ने ड्रिंक कर रखी थी और गांगसू को उससे बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही थी। गांगसू उसको उसकी लोकेशन तक ले आता है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है, तुम यहीं रुकना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आता हूँ। और फिर वो आदमी गांगसू को पीने के लिए एक ड्रिंक की बोतल देता है और फिर वहां से चला जाता है और फिर गांगसू उस ड्रिंक को पी लेता है। गांगसू देखता है कि वो आदमी अपना बैग वहीं भूल गया था। वो उसके बैग में बहुत सारे पैसे देखता है, लेकिन उसके बाद भी गांगसू उन पैसों को नहीं लेता। लेकिन तभी गांगसू को कुछ होने लगता है, उसका सिर घूमने लगता है। शायद उस ड्रिंक में कुछ तो मिला हुआ था। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और गांगसू को गाड़ी से बाहर निकालकर अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले उससे कहते हैं, तुम्हें ड्रग्स लेने के क्राइम में अरेस्ट किया जाता है। वो ड्रिंक जो कि गांगसू ने पिया था उसमें ड्रग्स मिला हुआ था। फिर गांगसू को जेल हो जाती है। गांगसू जेल के अपने सेल में जाता है और वहां पर उस सेल का एक लीडर भी होता है। उसका नाम को वान सिक होता है और वो अपने बाकी के साथियों को गांगसू को पीटने को बोलता है और फिर वो लोग गांगसू को बेमतलब पीटने लगते हैं। हमें पता चलता है कि जिनकी ड्रेस पर ब्लू टैग होता है वो सब ड्रग्स के केस में अंदर होते हैं। गांगसू को वान सिक को देखता है जो कि बाकी के कैदियों को ड्रग्स बेच रहा था छुपके से, लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिससे को वान सिक भी डरता है। वो आदमी को वानसिक को परेशान करने लगता है जैसे कि को वानसिक गांगसू को कर रहा था। उसके बाद गांगसू को अपने सेल के टॉयलेट को साफ करना पड़ रहा था, लेकिन तभी दूसरा कैदी उसमें घुस जाता है क्योंकि उसको जोर से प्रेशर लग रहा होता है। हाँ, समझ सकता हूँ, ऐसी कंडीशन में करना पड़ता है यार, ये वाला प्रेशर सहना मुश्किल होता है। अरे बाबा। फिर सीन चेंज होता है और हम इस स्टोरी के सेकंड मेल लीड कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक प्रोसिक्यूटर होता है। उसका नाम कोवान होता है। कोवान स्पेशली ड्रग्स के केसेस को ही हैंडल करता था, लेकिन उसने आज तक कभी भी किसी बड़े क्रिमिनल को नहीं पकड़ा था और अब वो एक बड़े ड्रग डीलर को पकड़कर प्रमोशन चाहता था, लेकिन जब वो अकेला नहीं कर सकता था। एक रात जब कोवान ड्रग्स के केसेस की फाइल देख रहा था तब उसको गांगसू की केस की फाइल मिलती है। कोवान गांगसू से मिलने के लिए जाता है। कोवान उससे कहता है, तुमने अपनी गवाही में बोला था कि तुम्हें ड्रग्स धोखे से दिया गया था, उस आदमी ने तुम्हें कुछ पीने को दिया था, है ना? गांगसू कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ था। कोवान कहता है, वो आदमी खुद फंसने वाला था तो उसने तुम्हें भी अपने साथ फंसा लिया। गांगसू कहता है, हाँ आपने सही कहा। कोवान कहता है, क्या तुम्हारी मेमोरी अच्छी है? ये सुनकर गांगसू शॉक होता है और कहता है, क्या कहा आपने? फिर कुवान गांगसू को कुछ आईडी नंबर्स की एक सीट दिखाता है और तुरंत ही उससे वापस ले लेता है और फिर कुवान गांगसू से उस सीट के आईडी नंबर्स पूछने लगता है। गांगसू ने वो सब याद कर लिए होते हैं और फिर वो कुवान को वो सब आईडी नंबर्स बताने लगता है। उसकी ऐसी मेमोरीज को देखकर वहां पर सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद कुवान गांगसू से कहता है, कुवान सिक नाम का एक ड्रग डीलर तुम्हारे ही सेल में है ना? तुम्हें उस पर जासूसी करनी होगी, तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा और फिर मेरी मदद करनी होगी ये जानने में कि वो ड्रग्स का बिजनेस कहाँ से करता है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी सजा को खत्म करवा दूंगा। गांगसू तुरंत ही कुवान की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम कुवान सिक को देखते हैं जो कि जेल में जिम कर रहा होता है। गांगसू किसी तरह कुवान सिक से दोस्ती करके उसके पास जाने का मौका ढूंढ रहा था। तभी वहां पर वही गुंडा आ जाता है जो कि कुवानसिक को परेशान किया करता है। वो फिर से कुवानसिक को बुली करने लगता है, लेकिन इस बार गांगसू हिम्मत करके उसके पास जाता है और कुवानसिक को बचाने के लिए उस गुंडे से लड़ाई कर लेता है।
हालांकि उस गुंडे के बाकी के साथी गांगसू को पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं, लेकिन गांगसू हार नहीं मानता और बार बार जब भी वो गुंडा कुवानसिक को परेशान करता, गांगसू वहां पर आकर कुवानसिक की मदद करता। हालांकि वो हमेशा उस गुंडे के साथियों के हाथ मार खाता, लेकिन ये देखकर कुवानसिक उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और जब वो लोग सेल में खाना खा रहे होते हैं तब कुवानसिक उसके साथ अपना खाना शेयर करता है। यानी कुवानसिक को अब गांगसू पर भरोसा होने लगा था। फिर हम गांगसू को देखते हैं जो कि नूडल्स खा रहा होता है और उसके लिए वो कुवान लाया था। गांगसू कुवान से कहता है, सर मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी, क्या मुझे एक ड्रग्स का पैकेट मिल सकता है? फिर हम गांगसू को देखते हैं जो कि उस गुंडे के पास जाकर फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और इसी लड़ाई में छुपके से गांगसू उसकी जेब में ड्रग्स रख देता है और जब पुलिस आकर उनकी लड़ाई रुकवाती है तो उनको वो ड्रग्स उस गुंडे के पास से मिलते हैं। इससे पुलिस उसको और मारने लगती है। ये देखकर गांगसू हंस रहा होता है। फिर हम कुवानसिक और उसके साथियों को देखते हैं, उनके साथ गांगसू भी होता है। वहां पर कुवानसिक और उसके साथी ड्रग्स की बातें कर रहे होते हैं और ये सब गांगसू सुन लेता है और इसी तरह गांगसू कुवानसिक के ड्रग्स के अड्डे और उसके साथ और कितने लोग काम करते हैं ये सब पता लगाकर कुवान को बता देता है। इतनी इंफॉर्मेशन से कुवान बहुत खुश होता है और गांगसू को शाबाशी देता है। फिर कुवान कुवानसिक के सभी ड्रग्स के अड्डों पर रेड मार देता है और जब जेल में ये न्यूज़ कुवानसिक सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। फिर वहां पर पुलिस आती है और उसको फिर से अरेस्ट कर लेती है। बताओ, बंदा जेल के अंदर से अरेस्ट हो गया और इसी वजह से कुवान का प्रमोशन हो जाता है और उसको एक अच्छा ऑफिस मिलता है। फिर रात होती है, हम गांगसू को देखते हैं जो कि कुवान के साथ होता है। कुवान ने जो वादा गांगसू से किया था कि वो उसके ड्रग्स के चार्जेस को हटा देगा, कुवान अपना वो वादा पूरा करता है और गांगसू के ड्रग्स के चार्जेस को हटाकर उसकी सजा को खत्म करवा देता है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। कुवान कहता है, क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया था कि तुम जेल में हो? गांगसू कहता है, अगर मेरी मॉम को ये पता चलता तो वो मर जाती। कुवान कहता है, तुम एक अच्छे बेटे हो। गांगसू कहता है, अगर मैं एक अच्छा बेटा होता तो मैं जेल में क्यों सड़ रहा होता? कुवान कहता है, वैसे मेरी मॉम ने भी मुझे अकेले ही पाला था। वो सुबह होते ही मार्केट में मछलियां बेचने के लिए चली जाती थीं और शाम को रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करती थीं। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थीं। मेरी मॉम कहा करती थी कि ऐसा कभी कुछ मत करना कि लोगों की नज़रों में गिर जाओ और जो भी करना उसमें कामयाबी हासिल करना। ये बात मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती है। गांगसू कहता है, तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? कुआन कहता है, अब मैं आगे हेड प्रोसिक्यूटर के प्रमोशन के लिए अप्लाई करूंगा। तुम बताओ तुम क्या करने वाले हो? ये सुनकर गांगसू सोच में पड़ जाता है और कहता है, पता नहीं, मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। कुआन कहता है, तुम यदान क्यों नहीं बन जाते? तुम्हारे अंदर क्रिमिनल्स को पकड़ने का टैलेंट है, इससे तुम्हारे इस भाई को भी बहुत मदद मिल जाएगी। ये सुनकर गांगसू की हंसी निकल जाती है। ये देखकर कुआन कहता है, तुम हंस किस बात पर रहे हो? गांगसू कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तुमने मुझे भाई कहा तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। कुआन कहता है, हाँ लेकिन अब से हम सच में भाई हैं। गांगसू कहता है, हाँ तुमने सही कहा भाई, अब से जैसे भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वैसे मैं करूँगा। और इसी के साथ बैक स्टोरी खत्म होती है और स्टोरी 3 साल बाद प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि रात के टाइम तेज बारिश में एक जगह आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक डिटेक्टिव बाहर निकलता है। उसका नाम डिटेक्टिव ओसंग होता है। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो कहता है, हेलो कैप्टन ओसंग, हमें एक मिनी वैन मिली है, उसमें एक लड़की है, शायद उसने ड्रग्स ले रखे हैं। मैं उससे बहुत टाइम से बाहर निकलने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही। फिर ओसंग उस मिनी वैन के पास जाता है और शीशे को ठोकते हुए अंदर बैठी लड़की से बोलता है, सुनो दरवाजा खोलो, तुम चाहो तो अपने लॉयर को बुला सकती हो, लेकिन अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। हम मिनी वैन के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई होती है। उसका नाम सूजन होता है। सूजन ड्राइवर सीट पर बैठे हुए आदमी से पूछती है, अब मैं क्या करूं? तो वो आदमी कहता है, दोनों ट्रक यहीं पर हैं, तुम घबराओ मत, बस यहीं पर ध्यान दो। लेकिन सूजन बहुत डरी हुई थी और वो डर से रो रही थी। फिर हम सूजन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उसका ड्रग टेस्ट किया गया था और उसका टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। सूजन उनसे कहती है, मुझे बस ये बताया गया था कि ये एक डाइट पिल है। उसके सामने बैठा एक पुलिस ऑफिसर उसके फोन में उसकी फोटो देख रहा था। उसके साथ उस फोटो में और कई बड़े बड़े नाम के लोग थे। सूजन उस ऑफिसर से कहती है, मैं एक मूवी की तैयारी कर रही थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डाइट पिल एक ड्रग निकलेगी। ये सब दूर बैठकर डिटेक्टिव ओसंग सुन रहा था।
वो संग सूजिन के पास आता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हारा बहुत रोना धोना सुन लिया। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये पिल किसने दी। अगर तुम चुप रही तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी ओ संग सूजिन के फोन में वो फोटो देखता है और वो उस फोन को लेता है और कहता है, तुम्हारे साथ ये जो आदमी है मैं इसको जानता हूँ। ये सुनकर सूजिन शौक होती है। वो संग कहता है, इसको मैंने 2 साल पहले ड्रग्स लेने के लिए अरेस्ट किया था। इसका नाम शायद जी संग है ना? ये जी संग एल मून कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन का बेटा है ना? वो पुलिस ऑफिसर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। सूजन घबराने लगती है। वो संग सूजन के बगल में बैठता है और कहता है, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता होगा है ना? मेरा नाम है ओ संग। मैं ड्रग्स यूनिट 2 का कैप्टन हूँ, लेकिन यहाँ सब मुझे जेड एम्परर कहते हैं। अगर मैंने तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दिया तो तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या होगा। हो संग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अगर मैंने रिपोर्टर्स को कॉल करके ये सब बता दिया ना तो तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो क्या उसके बाद भी तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी? ये सुनकर सूजन रोने लगती है। ओसंग एक ऑफिसर से सूजन के हाथ खोलने को कहता है। फिर ओसंग सूजन से कहता है, तुम मुझे बस इतना बता दो कि इस ड्रग का सप्लायर कौन है। फिर हम गांगसू को देखते हैं जो कि कुआन से मिलने के लिए जाता है। अब कुआन एक बहुत ही बड़े ऑफिस में रहता है। गांगसू कुआन के नए ऑफिस को देखकर शौक हो जाता है। वो कहता है, क्या बात है भाई, क्या कमाल की जगह है। कुआन कहता है, इसको अटैच ऑफिस बोलते हैं। यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। यहीं पर बड़े बड़े लोगों की पूछताछ करते हैं क्योंकि हम उन लोगों को नॉर्मल जगह पर नहीं रख सकते ना। वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी कस्टडी रूम। गांगसू हंसते हुए कहता है, अगर ऐसा कस्टडी रूम होगा तो मैं तो पक्का क्रिमिनल बनकर यहाँ पर रहना चाहूंगा। गांगसू विंडो के पास आता है और कहता है, क्या खतरनाक व्यूज दिख रहा है यहाँ से। इससे तो सच में पावर का एहसास होता होगा। कुआन उसके पास आता है और कहता है, लेकिन जब मैं यहाँ से नीचे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं विंडो पर लटक रहा हूँ और मैं कभी भी गिर सकता हूँ। मुझे कुछ बड़ा काम करना होगा, वरना मेरे हाथ से ये सब जा भी सकता है। कांगसू कहता है, अरे भाई तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हें बस ऊपर जाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। कांगसू कुहान को एक गिफ्ट देता है। कुहान उस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो उसमें एक गोल्डन लाइटर होता है। कांगसू फिर अपना लाइटर निकालता है और वो दोनों ही लाइटर सेम होते हैं। कांगसू कहता है, मैंने हम दोनों के लिए सेम लाइटर लिए हैं। ये हमारे भाई होने का सबूत है। फिर गांगसू कुहान को एक ड्रग दिखाता है। वो ड्रग ब्लू कलर का होता है। गांगसू कहता है, ये ड्रग हाल ही में मार्केट में आया है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैंने हाल ही में पुलिस के साथ मिलकर एक लड़के को पकड़ा था। उसके पास यही ड्रग मिला था। मैंने उसके साथ मिलकर एक सौदा किया। उस लड़के का नाम जयचुल है। जयचुल वही है जिसको हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। कुवान कहता है, तो क्या उसने बताया कि इस ड्रग के पीछे कौन मास्टरमाइंड है? गांगसू कहता है, उसका नाम योम है। फिर हम सूजिन को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव ओसंग को उस ड्रग के सप्लायर का नाम बताती है। वो कहती है, उसका नाम योम है, लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता। ओसंग कहता है, वो एक गैंगस्टर है, मुझे उसके बारे में पता है। क्या उसको वो ड्रग का माल मिल चुका है? सूजन हाँ बोलती है। फिर हम योम को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ एक लेडी से मिलने के लिए जाता है। वो लेडी उसको ड्रग देती है और कहती है, इसमें पूरा 450 ग्राम माल है, 500 ग्राम तुम्हें मिल जाएगा। वहां से एक आदमी को ले जाया जा रहा था। उसको ड्रग्स की वजह से अटैक आ रहा था। उस जगह पर ही इस पूरे ड्रग को बनाया जा रहा था और इस ड्रग को बनाने वाली ये लेडी ही थी और इस लेडी का नाम था किम मिनी। योम किम मिनी से कहता है, अरे मैडम कुछ बड़ा सोचते हैं ना, कब तक ये ब्रोकर्स को प्रोटेक्शन बेचती रहोगी? किम मिनी कहती है, तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा क्या? किम मिनी का एक आदमी योम के सामने थूकता है और उसके पास आकर कहता है, अगर ऐसा ही है तो तू खुद ड्रग क्यों नहीं बना लेता? लेकिन इससे योम को गुस्सा आ जाता है और वो किम मिनी के उस आदमी के गले में वही ड्रग्स का इंजेक्शन घुसा देता है। ये देखकर किम मिनी के बाकी के आदमी उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन योम का वो आदमी किम मिनी के उस आदमी पर कुल्हाड़ी तान देता है। किम मिनी अपने बाकी के आदमियों को हमला करने से रोकती है। योम किम मिनी से कहता है, तुम इसके एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना, साथ में अपने इस आदमी के मेडिकल के बिल को भी ऐड कर लेना। और ये बोलकर योम एक डेविल स्माइल देता है। फिर योम और उसका आदमी गाड़ी से वापस जा रहे होते हैं। योम कोल्ड ड्रिंक में उस ब्लू ड्रग को मिलाकर पी रहा होता है। वहीं उसका पीछा डिटेक्टिव ओसंग अपनी गाड़ी से कर रहा होता है। ओसंग वॉकी टॉकी से अपने साथियों से कहता है, योम को पकड़ने का टाइम आ गया है साथियों। वहीं योम पर किसी का कॉल आता है। योम उस कॉल को पिक करता है तो वो कॉल गांगसू का होता है। गांगसू उससे कहता है, अरे योम भाई कैसे हो? शायद तुम्हारा ध्यान नहीं है, लेकिन जरा पीछे तो देखो,
योम पीछे डिटेक्टिव ओसंग को गाड़ी से उसका पीछा करते हुए देख लेता है और तभी उसके और ओसंग की गाड़ी के बीच में गांगसू अपनी गाड़ी को घुसा देता है। गांगसू योम को जल्दी से वहां से भागने को कहता है और उसको एक लोकेशन का नाम भी बताता है स्टेशन की, और वहीं पर वो योम को जल्दी से जाने को बोलता है, तभी वो बच पाएगा। फिर क्या, योम का आदमी जल्दी से गाड़ी को तेज भगाता है और गांगसू ओसंग की गाड़ी के आगे आकर उसको योम की गाड़ी का पीछा करने से रोक रहा होता है। इससे ओसंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो तेजी से गांगसू की गाड़ी के बगल में आता है और मिलर से ही उससे कहता है, साले मैं तुझे देख लूंगा। लेकिन गांगसू अपना चश्मा निकालकर उसको एक मस्त सा पोज देने लगता है। योम जल्दी से उस स्टेशन के अंदर भागता है। डिटेक्टिव ओसंग और उसके बाकी पुलिस के साथी योम का पीछा करते हुए स्टेशन तक आ जाते हैं। गांगसू कॉल पर योम को एक प्लेटफॉर्म पर जाने को कहता है और उसकी बात मानते हुए योम उस प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वहां पर ओसंग और बाकी ऑफिसर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन योम एक कांच के टुकड़े को तोड़कर अपने गले पर लगा लेता है और किसी को भी अपने पास आने से मना करता है। तभी वहां पर एक मेट्रो आती है और उसका डोर ओपन होता है। उसमें तो ओगवान निकलता है जो कि अपने साथियों के साथ आकर योम को पकड़ लेता है। ओसंग के साथी ऑफिसर्स भी योम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओगवान का एक आदमी उनसे कहता है, हम प्रोसिक्यूटर ऑफिस से हैं। ये सुनकर ओसंग और उसके साथी ऑफिसर्स वहीं पर रुक जाते हैं। ओसंग ओगवान से कहता है, तुम प्रोसिक्यूटर हो तो क्या तुम्हें हमारा सस्पेक्ट छीनने का हक मिल जाता है? ओगवान कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम तो बहुत टाइम से योम के पीछे लगे हुए थे, तो ये हमारा सस्पेक्ट हुआ है ना? फिर वो लोग योम को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। ओसंग और उसके साथी वहां पर गांगसू को देखते हैं जो कि ओगवान के साथ होता है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि गांगसू उनको इसलिए ही रोक रहा था, वो ओगवान के साथ काम करता है। फिर ओगवान योम को गाड़ी में बैठाता है। उसमें पहले से ही गांगसू बैठा हुआ था। गांगसू योम से कहता है, कैसे हो योम भाई, हमारी फोन पर बात हुई थी ना? योम कहता है, तो तुम ही हो जिसने मुझे अरेस्ट करवाया। गांगसू कहता है, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो। ओगवान गाड़ी के अंदर आता है। गांगसू उससे कहता है, वैसे भाई इसको कितने साल की सजा होगी? शायद 7 साल की। ओगवान कहता है, अरे नहीं, इस पे ड्रग्स के साथ साथ गुंडागर्दी, कब्जाबाजी करना, खून करने जैसे चार्जेस भी हैं। इसको तो पूरी लाइफ टाइम की सजा मिलेगी। गांगसू योम से कहता है, तुमने सुना ना, अब तुम या हमें इस ड्रग्स को कौन कौन लेता है इसके बारे में बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, या फिर हम थोड़ी और लंबी बातें कर सकते हैं। फिर योम उनकी बात मानकर उनके बनाए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और उनको ड्रग्स क्लाइंट की डिटेल दे देता है। फिर हम सुजन को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर आगे एक होटल की तरफ देख रही थी। वो काफी डरी हुई लग रही थी। असल में वो वहां पर डिटेक्टिव ओसंग के बोलने पर जी संग कहाँ ड्रग्स पार्टी करता है ये पता करने आई थी। ओसंग सुजिन को कॉल करता है और कहता है, तुम कहाँ पर हो? सुजिन कहती है, तुमने कहा था कि मैं सेफ रहूंगी। ओसंग कहता है, हाँ मैं अपना वादा निभाता हूँ, तुम हमको लोकेशन भेज दो और तुम वहां से चली जाओ, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुजिन उसको बताती है कि जी संग की ड्रग्स पार्टी लॉरा हिल होटल में होने वाली है। ये सुनते ही ओसंग अपने साथियों के साथ वहां से निकलना स्टार्ट कर देता है लॉरा हिल होटल के लिए। वहीं सुजिन वहां से गाड़ी स्टार्ट करके निकलने ही वाली होती है, तभी वहां पर जी संग आ जाता है और वो उसको उसके साथ होटल चलने को कहता है। सुजिन कहती है, माफ करना, आज नहीं, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन जी संग उसको एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम वो आदमी देख रही हो, वो मेरे पापा का बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो तुमसे मिलना चाहता है। सुजिन कहती है, हाँ लेकिन मेरी तबीयत खराब है। जी संग उसको डरावना फेस करके देखने लगता है और उससे कहता है, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। और फिर जी संग उसको ब्लू ड्रग चखा देता है और उस ड्रग की वजह से सुजिन को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि कोहान और गांगसू अपनी टीम के साथ आकर उस होटल पर ओसंग से पहले रेड मारने के लिए आ गए थे। गांगसू और योम एक ही गाड़ी में बैठे हुए थे। योम गांगसू से कहता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गांगसू कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी मौका मिलने वाला है। फिर योम कुवान के पास जाता है और कहता है, ठीक है सर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब मैं चलता हूँ। कुवान कहता है, हाँ ठीक है जाओ। और फिर योम वहां से चला जाता है। गामसू अपने कैमरे वाला चश्मा पहनता है और फिर वो सभी लोग उस होटल पर रेड मार देते हैं। गामसू एक रूम में देखता है कि एक आदमी एक लड़की को ड्रग्स दे रहा था और फिर गामसू दूसरे रूम में जाता है तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ड्रग्स लिए रखे थे और ड्रग्स के नशे में वो गंदी गंदी चीजें कर रहे थे। साले गंदे कहीं के।
गांगसू ये सब अपने चश्मे में रिकॉर्ड कर रहा था। वहां पर ओकवान और उसकी टीम आकर सबको अरेस्ट करने लगती है। गांगसू बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वहां पर वही आदमी होता है जिसको जी संग अपने पापा का दोस्त बता रहा था। गांगसू उसके साथ वहां पर सूजिन को भी देखता है और शायद उस आदमी ने उसको मारा पीटा था, पर उस टाइम सूजिन भी ड्रग्स के नशे में थी, इसलिए उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ओगवान की टीम जीसंग को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीसंग उन सबको अपने आप से दूर कर रहा था और अपने पापा से कॉल पर बात करके ये सब बता रहा था। लेकिन उसके फेस पर जरा भी डर नहीं था, जैसे कि उसको पक्का यकीन था कि उसके पापा उसको अरेस्ट नहीं होने देंगे। फिर हम ओसंग को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ उस होटल पर आता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ओकवान की टीम पहले ही वहां पर रेड मार कर उनको अरेस्ट करके ले जा रही थी। ये देखकर ओसंग को गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, हमें भी तो काम करने दो। ओगवान की टीम से एक ऑफिसर कहता है, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास वारंट है क्या? तुम लोगों को हमारे काम में दखल देने के लिए जेल भी हो सकती है। तभी ओसंग देखता है कि वो लोग सुजिन को भी अरेस्ट करके ले जा रहे थे। ओसंग उनको रोकता है और कहता है, उसको छोड़ दो, वो मेरी इन्फॉर्मर है। लेकिन ओसंग के साथी उसको रोकते हैं और उससे कहते हैं कि उसको इस टाइम पर कुछ नहीं करना चाहिए, वरना वो भी फंस सकता है। सुजिन ओसंग की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देख रही होती है कि शायद वो उसको बचाएगा, लेकिन ओसंग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर हम ओकवान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और वहां पर एक पॉलिटिकल इंसान का लॉयर आया होता है जो कि जीसंग को छुड़वाने के लिए आया होता है, लेकिन ओकवान उसको छोड़ने से बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन ओकवान के फोन पर और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन का कॉल आ रहा था, लेकिन ओकवान एक भी कॉल को पिक नहीं करता। वहां पर सुजिन भी होता है, उसको वहीं पर रखा गया था, लेकिन वो मस्त चिल होकर अपना फोन चला रहा था। ओकवान उस लॉयर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे बार बार कॉल लगवाने से मैं डर जाऊंगा और उसको छोड़ दूंगा? वो लॉयर कहता है, देखो सर, आप जितना भी कोशिश कर लो आप कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आप हमारे साथ हाथ मिला लो, हम आपकी मदद कर सकते हैं, पैसों में भी और प्रमोशन में भी। ये सुनकर ओगवान के मन में लालच जाग जाता है। फिर ओगवान वहां पर योम को बुलाता है और वो उससे कहता है, उस दिन होटल में कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी और जी संग का ड्रग्स केस में कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात तुम्हें अपने दिमाग में बिठा लेनी है। योम कहता है, तो फिर क्या मैं उस गांगसू को मार सकता हूँ? ये सुनकर ओगवान थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, ये बात तुम्हें मुश्किल में डाल सकती है। फिर हम गांगसू को देखते हैं जो कि ओगवान को कॉल लगा रहा था, लेकिन ओगवान उसका कॉल नहीं उठा रहा था। तो गांगसू वॉइस रिकॉर्ड करके ओगवान से कहता है, अरे भाई तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे, अब काम खत्म हो गया तो चलो कहीं पार्टी करते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वो गांगसू को टक्कर मार देती है और फिर वो गाड़ी गांगसू के पैर पर चढ़कर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर्स की एक टीम पुलिस स्टेशन आती है डिटेक्टिव ओसंग को अरेस्ट करने के लिए। ओसंग को पता चलता है कि उसको ड्रग्स केस में रिश्वत लेने के फेस केस में फंसा दिया गया है। फिर हम योम को देखते हैं जो कि गामसू की वैन से उसके उस चश्मे से वो मेमोरी कार्ड निकाल रहा था जिसमें गामसू ने उस होटल रेड की वीडियो रिकॉर्ड की थी। फिर योम का एक आदमी गामसू को जबरदस्ती वो ब्लू ड्रग का इंजेक्शन लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर्स की वो टीम डिटेक्टिव ओसंग को पकड़कर ले जा रही थी। तभी ओसंग टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि सुजिन को ड्रग्स केसेस के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया है, जिस वजह से उसका एक्टिंग करियर भी खत्म हो गया है। सीन फिर गामसू पर शिफ्ट होता है। योम गामसू के पास आता है और वो उसी ब्लू ड्रग का एक और इंजेक्शन निकालता है और कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। गामसू उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन योम उसकी बात नहीं सुनता और उसको एक और ड्रग्स का इंजेक्शन लगा देता है। उस ड्रग्स की वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और फिर वो लोग गामसू के पैर पर पेट्रोल डालकर उसके पैरों में आग लगा देते हैं। उसकी वजह से गामसू को बहुत दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। योम अपने आदमी से कहता है, इसको 1 महीने तक ऐसे ही रखना और फिर कहीं उठाकर फेंक देना। फिर 3 महीने निकल जाते हैं। हम एक क्लब को देखते हैं और उस क्लब में हम उस क्लब की ओनर को देखते हैं। उसका नाम चांद्रक होता है और वो अपने फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि किसी के ड्रग्स को छुड़वाना इतना भी आसान नहीं होता। इससे हमें पता चलता है कि चांद्रक लोगों की मदद करता है उनकी ड्रग्स की आदत को छुड़वाने में। चांद्रक एक सीक्रेट रूम में जाता है और उस रूम में हम गामसू को देखते हैं। उसको वहां पर बंद करके रखा गया था। गामसू बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। हम गामसू के पैरों को भी देखते हैं और उसके पैरों पर अभी भी आग से जलने के निशान थे। गामसू चांद्रक के पास आता है और कहता है, चांद्रक मुझे बस एक ड्रग्स का डोज दे दे, बस एक दे दे।
चांद्रक कहता है, शायद तुम भूल गए, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बंद करके रखूं और तुम्हारे 1000 बार बोलने पर भी तुम्हें ड्रग्स ना दूं। इसलिए ही तो तुम मेरे पास आए थे, है ना? क्योंकि तुमको मेरी मदद चाहिए थी अपने ड्रग्स के नशे को छुड़वाने के लिए। लेकिन इससे गामसू को गुस्सा आने लगता है और वो चांद्रक पर चिल्लाने लगता है। चांद्रक देखता है कि गामसू को दिया हुआ खाना उसने नहीं खाया था, तो वो उससे कहता है, अगर तुम ये खाना नहीं खाओगे तो तुम कभी भी ड्रग्स को नहीं छोड़ पाओगे। और फिर चांद्रक वहां से चला जाता है। उसके बाद टाइम निकलता जाता है। गामसू खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले तो उसकी बॉडी अब नॉर्मल खाने को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। वो तुरंत ही खाने को उगल देता था, लेकिन गामसू अपनी विल पावर को कम नहीं होने देता। फिर कुछ टाइम बाद चांद्रक उसको ड्रग्स का इंजेक्शन देता है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो अपने आप को और कंट्रोल कर सकता है या नहीं। गामसू तुरंत ही वो इंजेक्शन ले लेता है और फिर वो उसको लगाने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और उस इंजेक्शन को फेंक देता है। ये देखकर चांद्रक खुश होता है। उसके बाद गामसू वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब उसको अपना बदला लेना था। फिर हम ओसंग को देखते हैं, जो कि अभी भी जेल में होता है और वो अपने केस के लिए कोर्ट में लड़ रहा था। कोर्ट में ओसंग जज से कहता है, आप मेरे फोन की लोकेशन से पता कर सकते हैं कि जिस आदमी ने मुझे ड्रग्स केस में फंसाया है, मैं कभी उससे मिला ही नहीं हूँ। उसके बाद जज अपना फैसला सुनाता है और ओसंग को इनोसेंट बताकर उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ओसंग अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वहां पर एक लेडी आती है ओसंग से बात करने के लिए। उस लेडी का नाम पार्क युक होता है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी से आई होती है। ओसंग उससे कहता है, जी बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? पार्क युक कहती है, मैंने सुना है कि आप उस होटल रेड वाले केस पर काम कर रहे थे। हालांकि अब ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि किसी होटल में ड्रग रेड हुई थी, लेकिन मुझे पता है कि उस रात उस होटल में रेड हुई थी और वहां पर जी संग भी था, जो कि अब राजनीति में आ रहा है। मैंने सुना है कि उस रेड की एक वीडियो भी थी। क्या आपको पता है कि वो वीडियो कहां पर है? इससे हम जी संग को सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन ओसंग बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। पार्क युक उसको रोकने की कोशिश करती है तो ओसंग की वाइफ उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, अब मेरे पति को परेशान करना बंद करो। जब उनको मदद की जरूरत थी तब तो कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन ओसंग अपनी वाइफ को शांत कराता है और फिर अपनी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ वहां से चला जाता है। फिर हम एक पॉलिटिकल इवेंट को देखते हैं जिसमें जी संग भी आया होता है। वहां पर ओगवान आता है जी संग से मिलने के लिए। ओगवान वहां पर योम को देखता है, जो कि वहां से जा रहा था। फिर ओगवान जी संग के पास आता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। जी संग उसको एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें उसके खिलाफ एक न्यूज़ छपी थी। जी संग उससे कहता है, हमारी अपोजिशन पार्टी की ये कैंडिडेट पार्क युक मेरे खिलाफ काफी कुछ न्यूज़पेपर में छाप रही है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? ओगवान कहता है, पार्क युक सिर्फ एक नॉर्मल कैंडिडेट नहीं है, वो पहले एक रिपोर्टर भी रह चुकी है। जब भी वो कोई न्यूज़ पेपर में लिखती है तो सच्चाई की बेसिस पर ही लिखती है। जिसन कहता है, मुझे उसकी तारीफ नहीं सुनी, मुझे ये बताओ कि अब इसका हम क्या कर सकते हैं। ओगवान कहता है, हाँ मैं कुछ कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर ओगवान पार्क युग की इंफॉर्मेशन पर काम करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो जी संग से मिलता है और कहता है, हम पार्क युग को ड्रग्स केस में फंसा देंगे। जिस इल्जाम को वो तुम पर लगा रही है वो खुद ही उस इल्जाम में फंस जाएगी। ये सुनकर जी संग खुश होकर कहता है, क्या बात है, क्या दिमाग लगाया है तुमने, वैसे ये तुम करोगे कैसे? ओगवान कहता है, ये तुम मेरे प्लान पर छोड़ दो। फिर हम सुजिन को देखते हैं, जिसको अब ना चाहते हुए भी जी संग के लिए ड्रग्स सप्लाई करने का काम करना पड़ रहा था, क्योंकि अब बेचारी का करियर जो खत्म हो गया था। जब वो एक जगह खाना खा रही थी तब उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने अपने हाथ का फोटो भेजा था और उसको बताया कि उसके दिए हुए ड्रग्स की वजह से उसके हाथ पर इन्फेक्शन हो रहा है। तो सुजिन उसको मैसेज कर कर कहती है कि तुम गलत तरीके से इंजेक्शन लगाते हो। तो सामने वाला मैसेज करता है, तो फिर तुम मुझसे मिलो और मुझे इंजेक्शन लगाना सिखाओ, मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा। उसके बाद सुजिन उससे मिलने के लिए एक होटल रूम में जाती है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि चांद्रक होता है। सुजिन उसको ड्रग का इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि चांद्रक के हाथ पर कोई भी निशान नहीं थे, जैसा कि उसने मैसेज पर बताया था। इससे वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अपने बैग से टीजर गन निकाल कर चांद्रक को टीजर शॉक दे देती है और फिर वहां से भागने की कोशिश करती है।
लेकिन तभी वहां पर गामसू आ जाता है। उसको देखकर सूजन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर भी टीजर गन से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन गामसू उसके हाथ को पकड़कर उसको ही टीजर गन से शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर हम ओसंग को देखते हैं जो कि अपनी टीम से मिलने के लिए आया था। अब उसकी जगह उसके एक दोस्त को कैप्टन बना दिया गया था टीम का। वहां पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ओसंग के ऊपर केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उसका कोर्ट में थर्ड अटेम्प्ट है। ओसंग अपने उस साथी से बोलता है, हमें ह्यूम को ढूंढना होगा, तभी मैं अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकता हूँ। अगर मैं थर्ड अटेम्प्ट हार गया तो मैं अपनी ये जॉब खो दूंगा। उसका वो साथी कहता है, अब मुझे टीम का कैप्टन बना दिया गया है, मुझे बार बार इस केस से दूर रहने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। और वो ह्यूम, मैंने तुम्हारे जेल में जाने के बाद उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर पता नहीं वो कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और फिर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां पर गामसू ओसंग को आवाज लगाता है। ओसंग उसको पुल पर देखता है। उसको देखकर ओसंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास आता है। ओसंग उससे कहता है, साले गामसू, सामने आने की हिम्मत आ ही गई तेरे में। गामसू कहता है, डिटेक्टिव ओसंग, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। ओ शायद अब तुम डिटेक्टिव नहीं रहे, बस एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर हो। ओसंग हथकड़ियां निकालता है और कहता है, इनको तुम खुद पहन लोगे या फिर मैं तुम्हारे पास आऊं। गामसू कहता है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो हम बात कैसे कर पाएंगे। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन ये सुनकर ओसंग हंसने लगता है और फिर जोर से उसको पंच मारकर कहता है, तुम बेवकूफ किसे बना रहे हो। और फिर उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर सूजिन आती है और वो ओसंग को रुकने को बोलती है। सूजिन को देखकर ओसंग शॉक होता है और वो गामसू से लड़ना बंद कर देता है। फिर वो तीनों चांद रुक के क्लब में बैठे होते हैं। सूजिन ओसंग से कहती है, इसके बारे में तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा था। आपने अभी तक मुझसे एक बार भी माफी नहीं मांगी। ओसंग उसके हाथ पर ड्रग्स के इंजेक्शन के निशान देखता है और कहता है, तो अब तुम पूरी तरह से ड्रग्स डीलर बन चुकी हो। सूजिन कहती है, हाँ, स्पेशल थैंक्स टू यू। जब से मैं जेल से बाहर आई हूँ तब से ऐसे ही ड्रग्स के नशेड़ी मेरे पास आते हैं। गामसू बाथरूम से बाहर आता है और फिर उनको अपने जले हुए पैर दिखाता है और कहता है, उस युम ने मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाकर मेरे पैर में आग लगा दी। पहले तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर जब मैं ड्रग्स के नशे में चला गया तब तो मुझे कोई फर्क भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर योम के आदमियों ने मुझे 1 महीने तक मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन दिए। गामसू ओसंग से कहता है, तुम भी योम को ढूंढ रहे हो और मैं भी, हम दोनों को ही योम चाहिए, है ना। ओसंग कहता है, हाँ, हम दोनों के ही उसको पकड़ने के मकसद कुछ एक जैसे ही है। सूजन अपना फोन निकालकर ओसंग को जीसंग का फोटो दिखाती है और कहती है, तुम जानना चाहते थे ना कि इस सब के पीछे कौन है। वो यही है, जीसंग, इस पूरे ड्रग्स डीलिंग का मास्टरमाइंड। उसने ही तुम्हें जेल पहुंचाया था। ये सुनकर ओसंग को जीसंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। गांगसू कहता है, जीसंग के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। उसके पापा खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और अब वो खुद पॉलिटिक्स में जा रहा है। और शायद इसी वजह से ओ ग्वान ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि उसको जीसंग के साथ हाथ मिलाने में ज्यादा फायदा दिख रहा था। मैं ही पागल था जो कि उसको अपना भाई मान रहा था। जीसंग ने मुझे, तुम्हें और सूजिन को एक ही तीर से फंसा दिया। ओसंग कहता है, तो हमें एक ही इंसान को अरेस्ट करना है जिसके पापा एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और अब वो खुद एक पॉलिटिकल कैंडिडेट है। मुझे जरा बताओगे कि हम उसको कैसे पकड़ेंगे। गामसू कहता है, मेरे पास एक प्लान है। उस होटल रेड के टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। ओसंग कहता है, तो फिर वो वीडियो इस वक्त कहाँ पर है। गामसू कहता है, वो वीडियो इस टाइम योम के पास है। ओसंग कहता है, तो अब वो कहाँ पर मिलेगा। गामसू कहता है, वो इस टाइम जापान में नॉर्थ कोरिया के ड्रग्स को सप्लाई करता है। पहले वो ड्रग्स का साम्राज्य किम मिनी नाम की एक लेडी का हुआ करता था, लेकिन अब वो साम्राज्य योम ने अपने अंडर ले लिया है, कुछ बड़े जापानीज गैंगस्टर्स की मदद से। लेकिन योम को पकड़ने का एक प्लान है मेरे पास। अगर हम उसके ड्रग्स के माल के सप्लाई को अपने अंडर ले लेते हैं तो वो जरूर खुद अपने आप हमारे सामने चला आएगा। सूजिन कहती है, इस फ्राइडे जीसंग एक पार्टी रख रहा है और उसने मुझे भी इनवाइट किया है। उस पार्टी में जीसंग जरूर नशे में होगा, तो मैं उसका वीडियो बना लूंगी, तब हमारे पास उसके खिलाफ भी सबूत होगा। गामसू कहता है, इस टाइम हम सबका मकसद एक ही है, तुम्हें योम को पकड़ना है, मुझे ओकवान को, और सूजिन जीसंग को संभालेगी। ओसंग कहता है, ठीक है, मैं योम को अरेस्ट करूंगा और तुम दोनों बाकी चीजों पर ध्यान देना। तभी वहां पर चांद्रक अपने फोन पर बात करते हुए अंदर आ जाता है। वो अपने फोन पर बोलता है, अरे ड्रग्स को छोड़ना मजाक समझ रहे हो क्या। लेकिन तभी वो वहां पर ओसंग को देख लेता है। उसको देखकर वो फोन पर कहता है, अरे तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
और ये बोलकर वो वापस बाहर चला जाता है। ये देखकर ओसंग कहता है, सारे नशेड़ियों के बीच में पता नहीं मैं कहाँ से फंस गया। फिर हम किम मिनी को देखते हैं। उस बेचारी को अब एक रेस्टोरेंट चलाना पड़ रहा था। तभी वहां पर उससे मिलने के लिए गांगसू आ जाता है। गांगसू उससे कहता है, क्या दिन आ गए हैं, अगर ड्रग्स बेच रही होती तो खुद ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती खाना बनाने की जगह। किम मिनी चाकू उठाकर उसकी तरफ करती है और कहती है, अभी तू है कौन। तभी वहां पर ओसंग आता है। उसको अचानक देखकर किम मिनी डर जाती है। ओसंग कहता है, हम बात कर सकते हैं क्या। वो पीछे की डोर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस डोर में फंस जाती है। फिर वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। किम मिनी उनसे कहती है, तो तुम दोनों मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन भला तुम दोनों अजनबी मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। देखो, मैं कोई मुसीबत नहीं चाहती, मेरे अंडर बहुत लोग काम करते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनके परिवारों का घर कैसे चलेगा। तुम दोनों खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ओसंग उसको रोकता है और कहता है, योम की वजह से अब तुम भी सबके सामने आ गई हो। ड्रग्स बनाना और उनको बेचना तुम्हारा भी नाम है उस लिस्ट में। तुम लंबी जेल जाओगी। तो अब तुम डिसाइड करो, तुम जेल जाना चाहती हो या फिर हमारी मदद करके योम को जेल भेजना चाहती हो। किम मिनी कहती है, क्या तुम लोग यहाँ पर योम के लिए आए हो। गामसू कहता है, हाँ, हम यहाँ पर उसी योम के लिए आए हैं जिसने तुमसे तुम्हारा सारा साम्राज्य छीन लिया। किम मिनी ओसंग से कहती है, मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ सर। ओसंग उससे कहता है, तुम पता करो कि योम ड्रग्स की सप्लाई जापान में कैसे करता है और हमें उसका माल कहाँ पर मिलेगा। फिर किम मिनी इसके बारे में पता करने में लग जाती है। फिर हम ओसंग और सूजिन को देखते हैं, जो कि सूजिन के बैग में हिडन कैमरा फिट करवा रहे थे। उस हिडन कैमरा को सिग्नल द्वारा भी कैच नहीं किया जा सकता था। ओसंग उससे कहता है, अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत बाहर आकर मुझे कॉल करना। सूजिन कहती है, 1 साल पहले भी तुमने कुछ ऐसा ही कहा था। वो उसके पास आती है और कहती है, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रही हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर वहां पर गामसू और चांदरुक आते हैं। चांदरुक सूजिन के साथ जाने वाला था। चांदरुक सूजिन को चलने को बोलता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के पास आकर रुकता है। हम ओसंग और गामसू को देखते हैं जो कि उस ट्रक पर नजर रख रहे थे, क्योंकि उस ट्रक से ही योम ड्रग्स सप्लाई करता था। उस ट्रक से 2 आदमी बाहर निकलकर उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी योम का आदमी होता है, जिसको हमने पहले भी देखा था। ओसंग गामसू से कहता है, क्यों ना हम योम के इन दोनों आदमियों को ही पकड़ लें। गामसू कहता है, देखो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, अगर हमने योम के माल को अपने अंडर ले लिया तो वो खुद हमारे पास चला आएगा। ओसंग कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। फिर गामसू गाड़ी से बाहर निकलकर उस ट्रक की तरफ जाता है। फिर हम सूजिन को देखते हैं। वो बहुत दुखी लग रही थी। उसको दुखी देखकर चांदरुक उसका मूड ठीक करने के लिए उसको कुछ जोक सुनाता है और वो सुनते ही सूजिन के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर हम गामसू को देखते हैं जो कि ट्रक के ऊपर चढ़कर उस ट्रक के ऊपर के ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस ढक्कन की जंजीरें उस ट्रक के अंदर पानी से भरे हुए ड्रग्स के बॉक्स से बंधी हुई थी, इसलिए गामसू को उसे खोलने में बहुत ताकत यूज करनी पड़ रही थी। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और उसमें से योम बाहर निकलता है। ओसंग उसको देख लेता है और गामसू को बिना बताए योम के पीछे उस बिल्डिंग में चला जाता है। ओमसू वापस गाड़ी के पास आता है तो वो देखता है कि उसमें ओसंग नहीं है। वो पीछे से ट्रक को काटने के लिए कटर निकालता है और अपने आप से कहता है, ये साला डिटेक्टिव कहाँ चला जाता है। फिर हम सूजिन को देखते हैं जो कि जी संग की पार्टी के लिए आती है, लेकिन वहां पर उसको एक सिक्योरिटी गार्ड वाला रोक लेता है और वो सिक्योरिटी गार्ड वाला सूजिन के बैग को सिग्नल द्वारा चेक करता है, लेकिन उसको कोई भी सिग्नल नहीं मिलते तो वो सूजिन को अंदर जाने देता है। वहीं दूसरी तरफ गामसू कटर से उस ट्रक को काटने में लग जाता है। फिर हम उस बिल्डिंग के अंदर योम को देखते हैं जो कि अपने आदमियों के साथ उसके ड्रग्स के सप्लाई के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर ओसंग आ जाता है और वो योम से कहता है, योम साले, अब तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। ओसंग को अचानक देखकर योम शॉक होता है। ओसंग उसकी तरफ हथकड़ियां फेंकता है और कहता है, पहन ले इसे। इसको क्या ये गुंडा संस्कारी लग रहा है जो इसके बोलने पर वो हथकड़ियां पहन लेगा। सच कहूँ ना, मूवी में जो कोरियन पुलिस ऑफिसर थोड़े दिमाग से पैदल होते हैं क्या। इंडिया में अब तक पुलिस वाले डंडे पिछवाड़े पर सजा देते, हालांकि ये बात अलग होती कि वो किसी इनोसेंट इंसान के पिछवाड़े ही बजा देते। खैर, योम के आदमी ओसंग पर हमला कर देते हैं ताकि योम को वहां से भागने का मौका मिले और इसी का फायदा उठाकर योम वहां से भागता है। फिर क्या, ओसंग और योम के आदमियों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। योम भागते हुए बाहर आता है, लेकिन वो देखता है कि ट्रक का पानी बाहर फैला हुआ है। वहीं अंदर ओसंग योम के आदमियों की अच्छी धुलाई कर देता है। फिर हम गामसू को देखते हैं जो कि ट्रक के अंदर ड्रग्स के बॉक्स से जंजीरों को काट रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से योम कहता है, साले तू मेरे माल के साथ क्या कर रहा है। और ये बोलकर योम उस पर हमला कर देता है और फिर उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और एंड में गामसू योम के सिर पर जोर से मारकर उसको बेहोश कर देता है। फिर गामसू और ओसंग योम को गाड़ी में उल्टा टांग देते हैं
योम ओ संग से कहता है, डिटेक्टिव मेरे साथ ऐसा करना अलाउड है क्या? तो ये सुनकर गामसू उसके मुंह में अपने सिर को जोर से मारता है। ओसंग को भी गुस्सा आ रहा होता है तो वो भी अपने हाथों को उस पर साफ कर लेता है। मारो इस साले को, मारो, इसी के लायक है ये। ओसंग उससे पूछता है, बता वो वीडियो कहाँ पर है? योम उनको बता देता है और कहता है, वो मेरी वॉच के अंदर है। फिर वो लोग उसकी वॉच से वो वीडियो निकाल लेते हैं। गामसू ओसंग से कहता है, अब वो लोग हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। फिर हम जीसंग की पार्टी में देखते हैं, वहां पर हर कोई ड्रग्स के नशे में डूबा हुआ था। जीसंग अपने हाथों में ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहा था और सुजिन इस चीज को अपने पर्स के हिडन कैमरा से रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद सुजिन बाथरूम में जाती है और गामसू को मैसेज करती है कि उसने वीडियो बना ली है। गामसू चांद्रक को मैसेज करके उसको जल्दी से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में इन्फॉर्म करने को बोलता है। फिर चांद्रक जल्दी से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कॉल करके कहता है, सर जीसंग की प्राइवेट पार्टी में ड्रग्स लिए जा रहे हैं, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वहीं ओसंग और गामसू योम और उसके पास से मिले ड्रग्स को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं। वहां पर गामसू योम से पूछता है, मेरे साथ जो भी तुमने किया, क्या वो करने के लिए तुमसे ओगवान ने बोला था? योम वो टाइम याद करता है जब वो ओगवान से पूछता है कि मैं गामसू को मार सकता हूँ। तब ओगवान उससे कहता है, तुम एक मामूली ड्रग्स डीलर हो तो अपनी औकात में रहो। फ्लैशबैक खत्म होता है, ये सब योम याद करता है, लेकिन वो गामसू से कहता है, हाँ ओगवान ने ही मुझे ये सब करने को कहा था। और फिर ओसंग योम को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। फिर हम ओगवान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। टीवी पर न्यूज में हम पार्क युग को देखते हैं जिस पर ड्रग्स डीलिंग और रिश्वत लेने के इल्जाम लगे हुए थे, जिसके पीछे ऑफ कोर्स ओगवान का ही हाथ था। पार्क युग उन रिपोर्टर्स को बताती है, मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसका तो कोई सबूत भी नहीं है, तो भला आप लोग इस बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये सब देखकर ओगवान स्माइल कर रहा था। तभी वहां पर ओगवान का एक प्रोसिक्यूटर टीममेट आता है और वो ओगवान से कहता है, सर अभी अभी हम पर एक कॉल आया था, उसने हमें बताया है कि जीसंग की प्राइवेट पार्टी में ड्रग्स लिए जा रहे हैं। ओगवान जी सुनता है और जल्दी से बाकी प्रोसिक्यूटर्स को कॉल करके जीसंग की प्राइवेट पार्टी पर रेड मारने से रोकता है, ये बोलकर कि ये उसका प्लान है, अगर उन्होंने कुछ किया तो वो लोग एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को हाथ से गवा देंगे। वहीं ओसंग योम को पकड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर लाता है और वो योम से मिले ड्रग्स को अपनी टीम के सामने लाता है और उनसे कहता है, मैंने इसको ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ा है, इससे मैं बाद में स्टेटमेंट लूंगा। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर ओसंग वापस गामसू की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। फिर हम जीसंग को देखते हैं जो कि सभी को पार्टी में शांत होने को बोलता है, वो भी खुद गुस्से में चिल्लाकर। बताओ ये भी कोई बात हुई? उस पर ओगवान का कॉल आया हुआ था। ओगवान उससे कहता है, वहां पर तुम्हारी कोई जासूसी कर रहा है, जल्दी से वहां से निकलो। जीसंग कहता है, लेकिन क्या तुमने प्रोसिक्यूटर्स को जहां पर आने से मना नहीं किया? ओगवान कहता है, हाँ मैंने उनको मना किया था, लेकिन उनको तुम्हारी लोकेशन का पता है, तुम्हें जल्दी से वहां से निकलना चाहिए। कॉल कट हो जाने के बाद जीसंग सभी लोगों की तरफ देखता है कि कौन उसकी जासूसी कर सकता है। फिर हम ओगवान को देखते हैं, उसके पास किसी का कॉल आया होता है और वो कोई और नहीं बल्कि ओसंग की टीम का नया कैप्टन होता है जो कि अब ओगवान के लिए काम करने लगा है। वो ओगवान को बताता है कि ओसंग योम को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आया है। वो ओगवान से कहता है, मैं अभी अभी एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहा था और उसमें ओसंग के साथ गामसू और सुजिन भी है। कॉल कट हो जाने के बाद ओगवान सोचता है तो ओसंग के साथ गामसू भी मिला हुआ है और साथ में सुजिन भी, जो कि अभी उस पार्टी में ही है, यानी उसने ही जीसंग की खबर दी होगी और उसने जरूर जीसंग का वीडियो बना लिया होगा। हम सुजिन को देखते हैं जो कि जा रही होती है, उसका गाड़ी में चांद्रक वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी जीसंग उसके पास आता है और उसको रोकता है। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको सब कुछ पता चल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीसंग उससे कहता है, तुम्हें इस बार भी मेरे लिए बहुत सारी ड्रग्स की सप्लाई करनी होगी। जीसंग उसे ठीक है बोलती है और फिर वहां से गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। तभी जीसंग के पास ओगवान का कॉल आता है और तब उसको पता चलता है कि सुजिन ने ही उसको धोखा दिया है और उसने उसकी ड्रग्स लेते हुए वीडियो भी बना ली है। फिर हम सुजिन और चांद्रक को देखते हैं, वो दोनों वीडियो कॉल पर गामसू और ओसंग से बात कर रहे होते हैं। वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनके पास सभी सबूत थे। ओसंग गामसू से वो फोन लेता है सुजिन से बात करने के लिए ताकि वो उससे माफी मांग सके। सुजिन स्माइल करती है और कहती है, आपको कुछ बोलना है डिटेक्टिव? अब आप सबके सामने मुझसे माफी मांग सकते हो। ओसंग उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुजिन और चांद्रक को कोई गाड़ी से ठोक देता है और उनकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। वीडियो कॉल अचानक कटने से ओसोंग और गामसू घबराने लगते हैं। ओसंग सुजिन को दोबारा कॉल लगाने की कोशिश करता है। उन दोनों को ही सुजिन और चांद्रक की चिंता हो रही थी। हम सुजिन को देखते हैं, उसको होश आता है। वो चांद्रक को आवाज लगाती है, लेकिन चांद्रक मर चुका था। ये देखकर सुजिन रोने लगती है। तभी वहां पर जीसंग का आदमी आता है और वो सुजिन के दोनों फोनों को ले लेता है ताकि किसी को भी जीसंग की ड्रग्स वाली वीडियो ना मिल पाए।
और फिर वो सूजिन का मुंह बंद करके उसको मार देता है। ओसंग और गामसू जल्द ही एक्सीडेंट वाली जगह पर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चांद्रक और सूजिन दोनों ही मर चुके थे। ये देखकर वो दोनों ही शौक में चले जाते हैं। फिर हम ओसंग और गामसू को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। गामसू ओसंग से कहता है, ठीक है, इसको खत्म करते हैं। हमें पुलिस के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तुम सही हो, तुम्हें अपने ही तरीकों से काम करना चाहिए। हो जाओ यहाँ से। ओसंग कहता है, और तुम क्या करोगे? गामसू कहता है, मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। ओसंग कहता है, तो सब खत्म? तुम ऐसे ही चले जाओगे? मैं उससे माफी भी नहीं मांग पाया। वो एक अच्छी लड़की थी जिसकी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई। चलो उन सब से बदला लेते हैं, जैसे कि सूजिन चाहती थी। गामसू कहता है, और ये सब हम करेंगे कैसे? ओसंग कहता है, साथ में काम करके। फिर हम जीसंग को देखते हैं, जो कि खाना खा रहा था, लेकिन तभी वहां पर ओगवान आता है। उसको देखकर जीसंग कहता है, ओगवान कैसे हो, तुम्हारा खाना हो गया? जीसंग उसको सूजिन का फोन दिखाता है और कहता है, तुम सही थे, सूजिन ओसंग और गामसू के साथ मिली हुई थी। उन दोनों के फोन नंबर मुझे सूजिन के फोन में मिले। इन दोनों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। लेकिन ओगवान उससे गुस्से में कहता है, समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा क्या करूं। क्या तुम थोड़े टाइम के लिए भी बिना किसी कांड के नहीं रह सकते? उसको ऐसा देखकर जीसंग शौक होता है और कहता है, ओए ओगवान, तुम ठीक तो हो ना? ओगवान कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने अपने इस करियर के लिए कितनी मेहनत की है, और तुम्हें ये सब कांड भी ऐसे ही टाइम पे करने हैं, साले गधे। तुम्हारे इस मैटर को मैं संभाल लूंगा, लेकिन अपने कांडों पे जरा कंट्रोल रखो। और ये बोलकर ओगवान वहां से चला जाता है। लेकिन जीसंग तो शौक ही रह जाता है। वो अपने आप से कहता है, अरे इसको अचानक क्या हो गया? फिर ओगवान वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो अपने फोन को ओपन करके देखता है तो उस पर वही होटल की रेड वाली वीडियो आती है, जिसमें वो भी दिख रहा था। फिर उसके पास गामसू का कॉल आता है और वो उसको अकेले मिलने के लिए बुलाता है। फिर ओगवान गामसू से मिलने के लिए जाता है। गामसू ओगवान से कहता है, कैसे हो भाई? वैसे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ओगवान स्माइल करता है और कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। हम दोनों कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। वो वीडियो देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वैसे वो वीडियो मुझे दे सकते हो अगर वो तुम्हारे पास है तो? गामसू कहता है, भाड़ में जा कुत्ते, एक नंबर के कमीने हो तुम। ये सुनकर ओगवान हंसने लगता है। गामसू कहता है, मैं तुम्हें वो वीडियो क्यों दूं? अगर तुम अच्छे से मांगते तो मैं एक बार सोच भी लेता। ओगवान कहता है, देखो मेरे भाई, लगता है हमारे बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अगर तुम एक साल पहले की चीज़ों को लेकर मुझसे नाराज हो तो यकीन मानो मैंने कुछ भी नहीं किया। भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? गामसू कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूँ? तुमने ही योम को मुझे ड्रग्स देने को बोला था। मैंने इसके बारे में अच्छे से पता किया था जब मैं कैब ड्राइवर था, और जब एक ड्रग के केस में मैं फंस गया था। असल में वो प्लान भी तुम्हारा ही था। तुमने ही मुझे उस केस में फंसाया था और फिर मेरी मदद करने का नाटक किया। तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? ओगवान कहता है, देखो तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे वो वीडियो दे दो, वरना। गामसू कहता है, वरना क्या, मुझे भी मार दोगे? ओगवान कहता है, हो भी सकता है, तो मेरा स्टाइल तो जानते ही हो। यह सुनकर गामसू स्माइल करता है और फिर उससे कहता है, ठीक है, तो अब तुम मेरा स्टाइल भी देखना। अगली बार तुम मुझसे सीधा नर्क में ही मिलोगे। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर गामसू किम मिनी से मिलने के लिए आता है। किम मिनी उससे कहती है, क्या हुआ? मैंने सुना है कि पुलिस ने योम को छोड़ दिया है ना, तुम उसको मार ही क्यों नहीं देते? गामसू उसको ड्रग का पैकेट देता है और कहता है, योम और ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, लेकिन मैंने उसके आदमियों से उसके माल को चुरा लिया। किम मिनी कहती है, कितना माल था? गामसू कहता है, 50 किलो के आसपास। किम मिनी कहती है, वो जापान में ड्रग्स बेच रहा है, वो भी यामामोटो नाम के एक जापानीज गैंगस्टर के साथ मिलकर। लेकिन तुमने इस बार भी उसके माल को चुरा लिया। इससे यामामोटो को बहुत गुस्सा आएगा और वो योम को वैसे भी मार देगा। गामसू कहता है, हाँ समझ लो कि योम की फील्डिंग तो सेट है। किम मिनी उससे कहती है, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? गामसू कहता है, मुझे चाइना जाने के लिए 2 बोट चाहिए, 2 इंसानों के लिए। किम मिनी कहती है, क्या वो दूसरा इंसान ओसंग है? लेकिन गामसू इसका कोई जवाब नहीं देता। किम मिनी कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? गामसू कहता है, हम प्रोसिक्यूटर ओगवान को ठिकाने लगाएंगे। ये सुनकर किम मिनी शॉक होती है और कहती है, तुम ओगवान की बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? ये सुनकर गामसू स्माइल करता है और कहता है, तुम ये सब छोड़ो और बोट का इंतजाम करो और कुछ पैसों का भी, और मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। फिर हम ओसंग को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा था और अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था कि वो कैसी है और क्या कर रही है। उसकी बात खत्म होने के बाद वहां पर गामसू आता है। ओसंग कहता है, चलो फिर अब चलते हैं। उनके जाने के बाद किम मिनी का आदमी किम मिनी से कहता है, पैसा और बोट रेडी रखना है क्या मैडम? लेकिन किम मिनी कहती है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा और सोचना होगा। फिर हम ओगवान को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ चांद रख के क्लब पर रेड मारता है,
ताकि वो लोग गामसू के साथ साथ उस वीडियो को भी ढूंढ सके, लेकिन उनको वो दोनों ही नहीं मिलते। ओगवान अपने आप से कहता है मुझे उसको उसी दिन पकड़ लेना चाहिए था। तभी ओगवान के पास एक कॉल आता है और वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि किम मिनी का होता है। किम मिनी उसे कहती है तुम गामसू और ओसंग को ढूंढ रहे हो है ना, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है। ओगवान कहता है तो तुम्हारे पास मेरे काम की खबर है। किम मिनी कहती है लेकिन तुम्हें पता है कि इस टाइम पर मेरी जगह योम मेरे साम्राज्य पे राज कर रहा है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरे साम्राज्य को वापस दिलवाने में। ओगवान कहता है हाँ ठीक है हो जाएगा, अब मुझे बताओ कि वो दोनों कहाँ पर हैं। कि मिनी कहती है इस टाइम वो पार्क युग से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो लोग उसको वो होटल रेड वाली वीडियो देने वाले हैं। फिर हम ओसंग और गामसू को देखते हैं जो कि पार्क युग से मिलने के लिए आते हैं। वहां पर पार्क युग के इलेक्शन की रैली चल रही थी। ओसंग कहता है ठीक है अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ और तुम अपना काम करने जाओ। फिर ओसंग बाहर निकलता है और पार्क युग की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर ओगवान की भेजी हुई प्रोसिक्यूटर टीम आ जाती है और वो ओसंग को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर वहां पर ओगवान आता है, उसने ओसंग से वो पेन ड्राइव ले ली थी जिसमें वो वीडियो थी। ओगवान उससे कहता है मुझे यकीन है तुमने अब तक तो इसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली होगी। ओसंग हंसते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने इसकी बहुत सारी कॉपीज बना रखी है। ओगवान कहता है गामसू कहाँ पर है। ओसंग कहता है वो शहर छोड़कर जा चुका है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ओगवान सोचता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए, उसको इस वीडियो वाली प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना चाहिए। फिर हम टीवी पर न्यूज़ देखते हैं जिसमें जी संग के उस ड्रग्स वाली वीडियो को दिखाया जा रहा था। ओगवान ने खुद ही वो वीडियो रिपोर्टर्स को दे दी थी और वो खुद हीरो बन गया। उसने बस अपना पार्ट उस वीडियो से कट कर दिया था। उस पर जी संग का कॉल आता है और जी संग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुमने ये क्या किया। तो ओगवान उससे कहता है तुमने गलत काम किया था तो तुम्हें सजा तो मिलनी ही थी। खैर तुम्हारी वजह से मैं अपना करियर थोड़ी खतरे में डाल सकता हूँ, हालांकि मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं तुम्हें भी बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अच्छे खासे पैसे और मेरा प्रमोशन लगेगा। और जब बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हम गामसू को देखते हैं जो कि ये न्यूज़ देख रहा होता है। ये देखकर वो हंसता है और अपने आप से कहता है प्रोसिक्यूटर ओगवान क्या मस्त चाल चली है तुमने। फिर हम ओगवान को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन रूम में आता है जहां पर ओसंग को अरेस्ट करके रखा गया था। ओगवान उससे कहता है डिटेक्टिव ओसंग मुझे लगता है कि हमारे बीच में बहुत सारी गलत फहमियां हैं, चलो इन्हें दूर करते हैं। ओगवान उसको एक एप्लीकेशन देता है और कहता है तुम इस केस को यहीं ड्रॉप कर दो और मुझे गामसू की लोकेशन बता दो। लेकिन ये सुनकर ओसंग स्माइल करता है। ओगवान कहता है तुम इस टाइम हंसने की हालत में नहीं हो, वैसे तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर वो लैपटॉप को ओसंग की तरफ करता है जिसमें सीसीटीवी पर ओसंग की वाइफ और बेटी दिख रहे थे जो कि इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। ओगवान बाहर जाता है और ओसंग की वाइफ और उसकी बेटी से बात करता है ताकि वो ओसंग को डरा सके। ये देखकर ओसंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसको अपनी वाइफ और अपनी बेटी की भी चिंता हो रही होती है। वहीं हम जीसंग को देखते हैं, उसको ड्रग्स टेस्ट के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस ले आया गया था। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन वो उन सबको इग्नोर करके अंदर आ जाता है। लिफ्ट में जीसंग ओगवान के साथी से पूछता है कि ओगवान कहाँ पर है, लेकिन ओगवान का वो साथी उससे रूड होकर बात करता है और उसको चुपचाप खड़े रहने को बोलता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी भी उससे ऐसे बात नहीं की थी। फिर हम ओगवान को देखते हैं जो कि वापस इन्वेस्टिगेशन रूम में आता है और ओसंग से कहता है तो तुमने क्या फैसला लिया। ओसंग कहता है पहले मुझे एक सिगरेट दो। ओगवान उसको एक सिगरेट देता है और सिगरेट जलाने के लिए उसको वही गोल्डन लाइटर देता है जो कि गामसू ने उसको गिफ्ट दिया था। ओसंग उससे कहता है मैंने इस एप्लीकेशन पर साइन कर दिया है, मैं इस केस को ड्रॉप कर रहा हूँ, तुम इसको भेज सकते हो। ये सुनकर ओगवान खुश होता है और वो उस डॉक्यूमेंट को उठाकर अपने एक साथी को दे देता है। ओगवान उसको एक पेपर और पेन देता है गामसू की लोकेशन लिखने के लिए। ओसंग उसको उसका लाइटर देता है और उस पेपर पर गामसू की लोकेशन लिख देता है। फिर ओगवान योम के पास जाता है और उसको वो पेपर देता है और कहता है गामसू को पकड़ो, लेकिन उसको यहाँ पर मत लाना, उसको वहीं पर ख़त्म कर देना। फिर हम जीसंग को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाता है अपनी टॉयलेट को कलेक्ट करने के लिए ताकि उस पर ड्रग टेस्ट हो सके। ओगवान का वो साथी जीसंग के लॉयर को उसके साथ अंदर जाने से रोकता है और कहता है लॉयर अंदर नहीं जा सकता। तो जीसंग गुस्से में कहता है क्यों क्यों क्यों, वो अंदर क्यों नहीं आ सकता, क्या वो इंसान नहीं है, क्या उसको सूसू नहीं लगती। तो वो कहता है पहले तुम अपनी सूसू कलेक्ट करके मुझे दे दो, फिर तुम दोनों साथ में मिलकर सूसू कर लेना।
फिर जी संग अकेले ही सुसु करने के लिए जाता है, लेकिन तभी अंदर ओगवान का वो साथी आता है और वो जी संग को पहले से ही सुसु से भरे एक कप को दे देता है। ये देखकर जी संग खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि ओगवान ने पहले से ही उसको बचाने का प्लान बना रखा है। फिर हम योम और उसके दो साथियों को देखते हैं जो कि उस लोकेशन पर जा रहे थे जहाँ का लोकेशन ओसंग ने ओगवान को दिया था। फिर हम ओगवान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आता है। वहाँ पर जीसंग होता है जो कि उसकी तरफ अपने हाथों से हार्ट का साइन बनाता है और उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं जिसमें से जीसंग के पापा भी होते हैं और उनके साथ कुछ बड़े ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं। वो सब मिले हुए होते हैं। वो सब मिलकर वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। वो सभी लोग ओगवान की तारीफ कर रहे होते हैं। ओगवान उनके लिए टीवी ऑन करता है और टीवी में न्यूज़ चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम योम और उसके साथियों को देखते हैं जो कि गामसू को ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर गामसू नहीं होता। किम मिनी और उसके आदमी होते हैं जो कि योम के उन आदमियों को मार देते हैं। यानी ये सब एक ट्रैप था। योम भागने की कोशिश करता है लेकिन किम मिनी के आदमियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और फिर किम मिनी के आदमी योम को चाकू मार मार के घायल कर देते हैं और किम मिनी आकर उसको आखिरी चाकू मारकर उसको खत्म कर देती है। फिर हम ओगवान के ऑफिस में देखते हैं वो लोग टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। टीवी पर न्यूज़ में कुछ टाइम पहले की वीडियो चल रही थी जिसमें ओगवान जीसंग दोनों बातें कर रहे थे और जीसंग उसको बचाने के लिए थैंक यू बोल रहा था। ये देखकर ओगवान और जीसंग शॉक हो जाते हैं और तभी न्यूज़ में उनके ऑफिस के अंदर की लाइव फुटेजेस चलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर वो सभी लोग छुपने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ओगवान अपनी विंडो से बाहर देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग पर गामसू होता है जो कि ये सब लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये देखकर ओगवान जल्दी से विंडो को बंद कर देता है, लेकिन वो टीवी न्यूज़ में देखता है कि अभी भी न्यूज़ में उनकी लाइव ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही थी। तो वो समझ जाता है कि उनके ऑफिस में ऑडियो रिकॉर्डर छुपा हुआ है। तो वो उसको ढूंढने में लग जाता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि ऑडियो रिकॉर्डर तो उसके लाइटर में लगा हुआ है। और फिर हमें गामसू के पूरे प्लान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गामसू ने ही किम मिनी से कहा था कि वो ओगवान को कॉल करके ओसंग के बारे में बताए ताकि ओगवान ओसंग को अरेस्ट कर ले। अरेस्ट के बाद ओसंग चुपके से ओगवान के लाइटर को लेकर उसको गामसू के लाइटर के साथ बदल देता है जिसमें ऑडियो रिकॉर्डर लगा हुआ था, क्योंकि गामसू ने जैसा लाइटर ओगवान को दिया था वैसा ही उसने अपने लिए भी खरीदा था। इसलिए ओगवान को भी पता नहीं चला कि उसका लाइटर एक्सचेंज हो गया है। और फिर उसकी जीसन की और उसके पापा के साथ सभी बेईमान ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स की ऑडियो लाइव रिकॉर्डिंग हो गई। फ्लैशबैक खत्म होता है और ओगवान भागते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर आता है जहां पर गामसू होता है। ओगवान उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुझे पता भी है मैंने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की थी? लेकिन गामसू उसको उठाकर पटक देता है और वो खुद खड़ा होकर वहां से चला जाता है। फिर हम जीसंग को देखते हैं जो कि ड्रग्स के नशे में होता है। वहां पर ओसंग आता है उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो नशे में अपने ही घर की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देता है। वो गुआन को स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अरेस्ट करके ले जाते हैं एक ड्रग डीलर के साथ काम करने के क्राइम में। फिर कुछ टाइम निकल जाता है। हम गामसू को देखते हैं जो कि जापानीज गैंगस्टर यामामोटो के साथ ड्रग्स डीलिंग कर रहा होता है, लेकिन असल में वो तो वहां अंडर कवर बनकर उसको पकड़वाने के लिए आया था। लेकिन जब वो यामामोटो का दिया हुआ पैसा देखता है तो वो पुलिस को अंदर आने का सिग्नल देता है। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और वो यामामोटो और उसके साथियों को पकड़ने में लग जाती है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर गामसू पैसे लेकर छुपके से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है उसके बगल में कोई गोली चला देता है उसको रोकने के लिए। गामसू देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ओसंग होता है। ओसंग कहता है, क्या भाई बीच मिशन में तुम कहाँ भाग रहे हो पैसे लेकर? गामसू कहता है, देखो यार तुम लोग मुझे इतने खतरनाक मिशन पर भेज देते हो, लेकिन तुम लोग पैसा मुझे उतना ही देते हो। थोड़ा पैसा अपन रख लेते हैं ना, क्यों भाई क्या बोलते हो? ये सुनकर ओसंग कहता है, हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो। और फिर वो अपनी गन को वापस रख लेता है और उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। गामसू खुश होकर उससे हाथ मिलाता है, लेकिन ओसंग उसको अपने हाथ के साथ हथकड़ी में बांध देता है। ये देखकर गामसू हंसने लगता है। ओसंग नीचे बैठ जाता है। गामसू कहता है, हे ब्रो मजाक बहुत हो गया, चलो यार इसको खोलो। लेकिन ओसंग उसकी नहीं सुनता और गामसू इरिटेट होते हुए कहता है, क्या कर रहे हो यार, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। क्या कर रहे हो भाई यार तुम?
लेकिन ओसंग उसको इग्नोर करते हुए फ़ोन पर अपनी वाइफ से रोमांटिक बातें करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। बताओ कितना अच्छा हस्बैंड है ओसंग, अपनी वाइफ से काम के टाइम पर भी कॉल करके बात करता है। ख़ैर इसकी एंडिंग को इन्होंने थोड़ा फ़नी बनाने की कोशिश की है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया होगा। मैंने उसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया था बिना किसी सीन को स्किप किए हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और कमाल की वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।